हामी हिजोदेखि सुरु गरेको है यहाँ दार्जिलिङमा अल इन्डिया प्लान्टेसन फेडरेसनको सम्मेलन हिजो रेलीबाट सुरु भएको र आज हिजो पहिलो सेसनमा विभिन्न ट्रेड युनियनहरू आएर विभिन्न पोलिटिकल पार्टीकाहरू आएर उहाँले हामीलाई फेसिलिटेट गर्नुभयो, हामीलाई शुभेच्छा दिनुभयो र आज हाम्रो कन्फरेन्सको अन्तिम पर्याय आज कन्फरेन्स सकियो र कन्फरेन्समा हामीले डिटेल्स इस्युहरूमा बात गऱ्यौँ, जहाँनिर चिया वर्कर्सहरूको समस्या, प्लान्टेसन फेडरेसनको समस्या, यो विषयहरूमा हामीले डिटेल्समा बात गऱ्यौँ र आज यो कन्फरेन्सले कतिवटा ज्यादाले हुन्छ है, उहाँले डिटेल्स भन्नुहुन्छ, डिटेल्स आजको टास्कहरू र हाम्रो यो 2 दिने कन्फरेन्स आज यहाँनिर गएर टुङ्ग्यो। हाम्रो एउटा कमिटी गरेको छौँ, ज्यादा बस्यो कमिटी गरेको छौँ। हाम्रो विशेष रिसेप्सन कमिटीको चेयरम्यान डम्बर शिवकोटी, उहाँ सेक्रेटरी रिसेप्सन कमिटी, म प्रेसिडेन्ट, यो डल्लै अल इन्डियाबाट आउनेहरूलाई यहाँनिर वेलकम गर्न सक्यौँ। हामीले सक्सेसफुल्ली यसलाई यो टास्कलाई निभाउन सक्यौँ र दार्जिलिङको श्रमिक श्रेणीलाई भारतवर्षको श्रमिक श्रेणीको आन्दोलनसँग कसरी जोड्ने भन्ने पनि त्यो ठुलो यहाँनिर हामीले पायौँ र देशभरिबाट आएको वर्किङ क्लाससँग हाम्रो यहाँको भोलिन्टियर्सहरू र विभिन्न मिडियाले हामीलाई जसरी सहयोग गर्यो हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जिमखानाले हामीलाई यो हल प्रोभाइड गर्यो, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पुलिस प्रशासनले सहयोग गर्यो, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विभिन्न व्यक्ति विशेष अनि दार्जिलिङको साधारण जनताले, साधारण सिटिजनले जुन प्रकारले सहयोग गर्यो हामी उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको मूल टास्क र कन्फरेन्सको गाइडलाइन र कमिटी के कस्तो भयो त्यो हाम्रो जियाउलले, उहाँ योपालि जेनरल सेक्रेटरी पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ, अल इन्डिया प्लान्टेसन फेडरेसनको जेनरल सेक्रेटरी जियाउल। इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन का 2 दिन का जो जातीय कॉन्फ्रेंस था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, उसमें हमें कई मुद्दा पर, विषय पर बहुत गहराई से ध्यान देना पड़ा है। उसमें से सबसे पहले आया कि प्लांटेशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो टी इंडस्ट्री है इंडिया की, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़ा जो फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, और उसमें भी इंडियन टी को पहचाना जाता है दार्जिलिंग का टी का नाम से ही ज़्यादा। तो जो चर्चा में आया कि दार्जिलिंग टी का अभी जो पोजीशन है वो गवर्नमेंट की लगातार नेग्लिजेंस के कारण, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की लगातार नेग्लिजेंस के कारण हमारे दार्जिलिंग टी की एक्सपोर्ट में घटौती आ रहा है। दार्जिलिंग टी की प्रोडक्शन जो लगभग 11 मिलियन किलो के ऊपर में था, वो अभी 7-7.5 लाख किलो के आसपास में आ गया। इसको हमको कैसे फिर डेवलप करना है, फिर इनको रेजुवेनेट करना है, फिर इनको कैसे आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ नेपाल से जो ग्रीन लीफ आ रहा है या नेपाल का जो मेड टी आ रहा है, जो दार्जिलिंग टी के नाम पर बन रहा है, इसको गवर्नमेंट का जो नेग्लिजेंस है वो हम जो लड़े थे, रिप्रेजेंट किए थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, वहाँ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बीते जून महीना में उनका रिपोर्ट जो दिए है उसके काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्निंग दिए है। ये हमारे देश का क्षति हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की दार्जिलिंग टी के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण, और दूसरा चाय आय के दार्जिलिंग के नाम पर बिक्री होने के कारण, नंबर 1। नंबर 2 जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा रबर की, because we are in a growing economy, developing economy, and our infrastructure is growing, road is growing, so our transportation is growing, so our tire requirement and other natural rubber products requirement is growing, but the government of India still ऐसा कोई नीति नहीं ले रहा है कि हमारे रबर जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, जो प्लांटेशन है वो आगे बढ़े, बल्कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा विदेश से रबर को इंपोर्ट कर रहा है, इंडोनेशिया से, मलेशिया से लाके यहाँ पर हमारे देश की जो कंजम्पशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उनको पूरी कर रहा है। इससे हमारे देश की आयात का क्षति हो रहा है, हमारे देश की रबर प्लांटेशन डिस्ट्रेस में पड़ रहा है, उनका जो सपोर्ट प्राइस पाना चाहिए वो नहीं पाते हैं।
हमारे जो मेजर एक हिस्सा है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की कॉफ़ी हम बनाते हैं इंडियन प्लांटेशन इंडस्ट्री का एक हिस्सा में। तो प्लांटेशन जो है कॉफ़ी का उस पर सरकार की उतने ध्यान नहीं, बल्कि सरकार की जो ध्यान है वो है क्या, जो दूसरा कैटेगरी का दूसरा टाइप का जो कॉफ़ी है उनको इंपोर्ट करना। कार्डामम बोलने जाने से प्लांटेशन इंडस्ट्री इंडिया की जो सबसे बड़ा पुराना और बहुत ही इज्जत माना जाते हैं स्पाइसेस प्लांटेशन की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अभी जो पोजीशन है वो हमारे देश की इतने अच्छे स्पाइसेस प्लांटेशन जो है साउथ इंडिया में विशेषकर, अभी नॉर्थ में भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा है, इस पर ध्यान नहीं हो रहा है। अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज ना ला पाए कि भारतवर्ष की उन्नति में, भारतवर्ष की सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में टी की, कॉफ़ी की, रबर की बहुत ही अहम भूमिका रहा। आज उस जगह पर लगभग 30 लाख मजदूर, कर्मचारी, ऑफिसर, मैनेजरियल पर्सनल डायरेक्टली काम कर रहा है ये प्लांटेशन इंडस्ट्री में। इनडायरेक्टली इसके साथ और लगभग 20 लाख आदमी की जो ज़िंदगी का गुजारा हो रहा है। और ये जो है ये हमारे देश की किनारे इलाका में है, पर्वतीय इलाका में है, रिमोट इलाका में है। यहाँ की सोसाइटी की लाइफलाइन है प्लांटेशन इंडस्ट्री की, जो इकोनॉमी के ऊपर, यहाँ की वर्कर्स की जो आय के ऊपर, इनकम के ऊपर। लेकिन वर्कर्स की इनकम अगर देखा जाए, इस प्लांटेशन इंडस्ट्री से हमारे देश की काफ़ी बड़े बड़े सब बिलियनियर ने बन गया है, अभी दूसरा सेक्टर में चला गया है। लेकिन इसको चूस के, इसको सूखा करके, यहाँ की वर्कर को झजला करके कमती वेतन में, कमती वेज में, इनसिक्योरिटी में रख दिया है, जिसके चलते हमारे प्लांटेशन सेक्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट बहुत ही मतलब लज्जाजनक है, बहुत ही डिस्ट्रेसफुल है। और इनका मेन कारण है क्या, गवर्नमेंट का एडुकेशन नेटवर्क, एडुकेशन जो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यूट्रिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इनमें से ज़्यादा एसटी, एससी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लिंग्विस्टिकली माइनॉरिटी ग्रुप, डिफरेंट एथनिक सोशल ग्रुप है, जो हमारे देश की बहुत ही मतलब शोषण की, जो वंचना की एक आधार है। इसके ऊपर हमें सिद्धांत लेना पड़ा। जे अभी मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी इन सेक्टर की, इंडस्ट्री की और इनकी वर्कर की खिलाफ में चल रहा है। इसीलिए हम 5 अप्रैल, अगला 5 अप्रैल एक बड़ा हिस्से टी इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, कॉफ़ी इंडस्ट्री, स्पाइसेस इंडस्ट्री और टी सोसाइटी की आम जनता दिल्ली पर जा रहा है कि हमारे चेंज लाने के लिए। और इस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ जो स्मॉल ग्रोअर, मीडियम ग्रोअर है और जो स्टेक होल्डर है, उन्होंने भी इसमें शामिल हो रहा है, जो किसान है इसमें, इसके साथ। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने की फैसला इस 2 दिन की चर्चा से लिए, जहां पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा और हिस्सा का जो मजदूर कर्मचारी लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियन यहाँ आए थे। हम बहुत ही खुश हैं कि यहाँ 50 साल आगे हम लोग इस फेडरेशन की फाउंडेशन किए थे। आज जिस तरीक़ा से दार्जिलिंग की जो सिविल सोसाइटी, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ट्रेड यूनियन और आम जनता ने जिस तरीक़ा से इनको वेलकम किए, ज़रूर हमारा इसमें एक ड्यूटी बना है, जैसे कि हम दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री की इंटरेस्ट, दार्जिलिंग का चाय वर्करों की इंटरेस्ट को, उनका स्वार्थ को हम कैसे देश की जो हमारे आम मज़दूर के सुविधा के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे कदम है, उस कदम में कैसे हम इसको जोड़ लें। ऐसे ही हम लोग एक साथ सभी ट्रेड यूनियन दार्जिलिंग में फंक्शनिंग करते हैं। फिर भी यहाँ की मालिक और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये अभी तक हमारे वर्कर को थोड़ा सा रिहाई नहीं दिया, इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में सुविधा नहीं दिया। हमने लैंड के ऊपर काफ़ी चर्चा किए और हमने डिसीजन लिए, ना दार्जिलिंग, ना नीलगिरी, ना वेस्टर्न घाट केरला हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो,
टी गार्डन के लिए डिमार्केटेड जो लैंड है, प्लांटेशन के लिए जो लैंड है, उस लैंड कोई दूसरा धंधा के लिए हम नहीं देंगे। और ये है हमारे एंसेस्ट्रल लैंड जो हमारे टी गार्डन की जो वर्कर लोग जो बनाया है, इसीलिए इनके ऊपर लैंड राइट्स चाहिए हमारा। और इसको किस तरीक़ा से प्लांटेशन इंडस्ट्री में ही इनको व्यवहार हो, इसको जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का अनुसार से इनको व्यवहार हो, इनका कोई अपव्यवहार जो मुनाफा के स्वार्थे, नाफा के स्वार्थे, धंधाबाजी के स्वार्थे ये दार्जिलिंग को गलत इस्तेमाल ना हो, यहाँ की 1 इंच लैंड भी इस्तेमाल उस तरीक़ा का गलत धंधा में ना हो। गवर्नमेंट अगर कहीं पॉलिसी लिया कि 15% लैंड अदर इकोनॉमिक कॉमर्शियल यूज़ में देगा तो उससे काफ़ी क्षति होगा यहाँ की सभ्यता की, यहाँ की कल्चर की, यहाँ की रहन सहन की। अगले दिन एक बड़ा डेंजर हमारे सामने दिखाया जा रहा है। ये जो वर्कर लोग आए थे चर्चा किए हैं, तो वेहेमेंटली वी विल प्रोटेस्ट एवरीवेयर फॉर एनी लैंड ग्रैबिंग, फॉर एनी मिसयूज ऑफ लैंड और in the name of alternate use of land to demarcate it from here. We are very much concerned, यहाँ एक्सप्रेस हुआ, सबने उद्वेग है कि भूटान और इंडिया का जो रिलेशन है उसमें चर्चा होना चाहिए। भूटान में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, भूटान में जो माइनिंग हो रहा है, इंडिस्क्रिमिनेट माइनिंग हो रहा है, जिससे हमारे इस इलाका की आबहवा में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। आबहवा के परिवर्तन के चलते काफ़ी बाढ़ हो जाते हैं, कभी सूखा होते हैं, कभी ठंडा के मौसम नहीं फिर भी काफ़ी ठंडा हो जाते हैं, ठंडा के मौसम में ठंडा नहीं होते हैं, इसलिए इसका असर पड़ जाते हैं प्लांटेशन इंडस्ट्री में, उसका प्रोपागेशन में। इसीलिए यहाँ की कीड़ा मकोड़ा, यहाँ की किस्म किस्म की बीमारी भी आ रहा है। ये जो केमिकल यूज़ करते हैं टी गार्डन में और उनके जो बदनामी कर देते हैं भारत के चाय के कुछ मालिक लोग, ये भी इनके ऊपर भी रेगुलेशन और करा होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और काफ़ी अहम रोल होना चाहिए। खाली इसको फ्लेक्सिबल नियो लिबरल इकोनॉमी के नाम पर, मार्केट इकोनॉमी के नाम पर खोल देने से ही नहीं होगा। तो हमारे देश का ये जो इज्जत है, ये जो एसेट है, इतने सारे लैंड, इतने बड़े जो अपना ज़िंदगी गुजारे करने के लिए इतने जो आदमी, उनका भविष्य खराब होगा। ये जो सर दार्जिलिंग टी गार्डन का जो इंडस्ट्री है सर, आपने बहुत सारा प्रॉब्लम बताए, जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, नेपाल से दार्जिलिंग का टी ऐसा रोककर हो रहा है, इस ऊपर आपका इनिशिएटिव क्या रहेगा? We represented strongly before the parliamentarian standing committee from all India plantation workers। और हम लोग जॉइंट फोरम जो आप लोग जानते हैं, बीते साल सितंबर महीना के 10 तारीख गोरखा भवन में पश्चिम बंगाल की टी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ 36 ट्रेड यूनियन एक साथ आके डिटर्मिनेशन लिए थे। कब जाएंगे सर? वो पार्लियामेंट्रियन स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग रिप्रेजेंट कर चुका है, और पार्लियामेंट्रियन स्टैंडिंग कमेटी गवर्नमेंट को अलर्ट किया है, वार्निंग दिया है, रिकमेंड किया है कि दार्जिलिंग टी को बचाने के लिए तुम कदम लो, नेपाल की चाय इस तरीका का दार्जिलिंग के नाम पर ना बेचा जाए। सर ये अभी लैंड राइट किया श्रमिकली किस टाइप का क्या जो लैंड राइट के बारे में आपने बोला था? देखिए, लैंड राइट के बारे में यही है, पार्लियामेंट्रियन स्टैंडिंग कमेटी सीधा कह दिया है कि ये 170 150 साल मतलब 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी यहाँ पर बसवास कर रहा है। ये लैंड और किसी का नहीं है, ये लैंड टी वर्कर फैमिली का एंसेस्ट्रल लैंड है। उनको लैंड राइट्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस करे और दे दे। अल इन्डिया प्लान्टेसन फेडरेसनको 10औं कन्फरेन्सबाट यो आगामी 3 वर्षको लागि हाम्रो कमिटी निर्वाचित भयो र यो कमिटी सर्वभारतीय स्तरमा प्रेसिडेन्ट सीके उन्नीकृष्णन उहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट, हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी जियाउल आलम, त्यो बाहेक हाम्रो असित दत्त ट्रेजरर, के हेमलता भाइस प्रेसिडेन्ट, CITU को जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो फेडरेसनको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुभयो, भाइस प्रेसिडेन्ट एस जयमोहन, भाइस प्रेसिडेन्ट BK मोहनन, भाइस प्रेसिडेन्ट दमयन्ती किरो, भाइस प्रेसिडेन्ट विप्लव सन्याल, भाइस प्रेसिडेन्ट विकास सन्याल, भाइस प्रेसिडेन्ट दिनेश नायक, सेक्रेटरी समन पाठक, सेक्रेटरी झरना लाक्रा, सेक्रेटरी तिसक
तिसखान सेक्रेटरी गोपी कुमार सेक्रेटरी धर्नेश सेक्रेटरी सुदीप दत्त एउटा भ्याकेन्ट छ पछि हामी फिल्डिङमा 17जनाको यो एक्जिक्युटिभ कमिटी छ अफिस बेयर कमिटी 43 वर्किङ कमिटी मेम्बर नेसनल 43 अल टुगेदर उसमा वर्किङ कमिटी मेम्बर छ अनि 36 हाम्रो वर्किङ कमिटीको उसँग अल टुगेदर 43 हाम्रो छ face so many problems. Nowadays the crony capitalist involvement in tea gardens. They face the workers also. They don't know anything about that. Have you decided to take any concrete action or like any initiative? Yes, we will. Yes, we will take our next committee meeting. Will decide nationwide action against these atrocities. So you must be aware of the problem in tea garden because so many tea gardens are closed and there is a problem of minimum wages and the production has been Yes. So on those matters any initiative? We in Kerala we got 400 rupees per worker, but in West Bengal and Assam, Tripura, less wages, get to about 250, 232 they got.